हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। करें स्टार्ट न्यू टॉपिक। हम एफएम के एक अनदर टॉपिक की तरफ एंटर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सर सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, उस पॉइंट को बात करनी पड़ेगी। तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में चैप्टर का मीनिंग क्या है? अच्छा, आप क्या बोलेंगे? देखो, कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे हैं फर्म अपने फंड को अरेंज करती है, मतलब कोई भी कंसर्न अपने फंड को अरेंज करेगी। वो फंड इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है, लोन भी हो सकता है, रिटेन अर्निंग भी हो सकती है। और जो उसके ऊपर कमा के देती है, आपके फंड के ऊपर जो इनकम जनरेट करके देती है, वो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न होती है, बट कंसर्न के लिए वो क्या होगी? कॉस्ट। तो कंसर्न क्या कह रही है? जो मैं कैपिटल यूज कर रही हूं उसके ऊपर जो आपको रिटर्न दूंगी उसकी मेरी कॉस्ट क्या है। तो मतलब मैं ये बात बोलना चाहता हूं, मैं प्लीज जो भी क्वेरी आ रही है आफ्टर क्लास आप टीम से कंसर्न कर सकते हैं, या मतलब आपके पास मेरा नंबर भी होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन क्लास मैंने स्टूडेंट्स को बोला हुआ है, क्योंकि अगर मैं आपकी सारी क्वेरीज को इसी टाइम पे अगर यहां पे कवर अप करूंगा तो क्लास की आउटपुट शॉर्ट हो जाती है। तो सिर्फ स्टडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आ रहे हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं लाइव में। अदर पॉइंट आफ्टर क्लास टीम आपके साथ ही है, आप उनसे डिस्कस करेंगे। और अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी आफ्टर क्लास तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, क्योंकि अभी मैं सारे अगर आपके मैसेज रीड करूंगा, सभी के रिप्लाई करूंगा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो। तो जो कैपिटल वो यूज कर रहे हैं वो क्या करेंगे? कैपिटल के ऊपर जो रिटर्न दे रही है। सर ये हमें कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा और एक्सप्लेन करो। चैप्टर का बेस बना रहे हैं। आप मुझे बताओ, अगर कोई कंसर्न मैं आपसे पूछता हूं, ये लो, आप मुझे बताना, अगर कंपनी शेयर इशू करती है, मेरे को नहीं आती है अकाउंट्स, आप बताना मुझे, शेयर इशू करती है तो कंपनी की बुक में क्या एंट्री होती है? कंपनी की बुक में क्या एंट्री होती है? जस्ट एक तो कंपनी बोलती है मेरे पास पैसा आया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, और कंपनी ने आपको क्या करा? उसके बदले शेयर दे दिया, टू शेयर कैपिटल। ये नेट एंट्री होती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वो सब छोड़ो, वो अकाउंट्स की बातें हैं। मतलब मैं अभी इसमें थोड़ा ना कवर अप करूंगा। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जो परचेजर है, जो परचेज करके जा रहा है, ठीक है, इन्वेस्टर, वो अपनी बुक में क्या एंट्री करता है? वो लिखता है क्या है? टू बैंक। ये तो ठीक है, टू बैंक। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर वो लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक बात सोच के बताओ, उसके लिए वो शेयर थोड़े, उसके लिए वो शेयर कैसे हो गया? उसके लिए जो शेयर सर्टिफिकेट है वो इन्वेस्टमेंट है। तो याद रखना वो एंट्री क्या करता है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यही हम कई बार रीजंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये सारी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। महक, पहली बात तो कोई भी जो एंट्री होती है कंसर्न की बुक में वो बैंक से होती है, कैश से एंट्री नहीं होती। ठीक है, शेयर कैपिटल डेबिट टू बैंक, महक ने वही गलत एंट्री बोल रहे हैं। तो प्लीज, शेयर कैपिटल क्यों नहीं हो सकता वो मैंने आपको रीजन बता दिया। जब भी हम अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, बिजनेस के अंदर पैसा लगाना है लॉन्ग टर्म के लिए, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स या बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। और अगर बिजनेस के अंदर पैसा लगाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए तो क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। और अगर बिजनेस के बाहर पैसा लगा के आ रहे हैं, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, चाहे वो रियल एस्टेट है, ठीक है, वो सब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है आउटसाइड द बिजनेस फंड को इन्वेस्ट करना। अब जो इसके ऊपर, इसको जो ऊपर कमा के देंगे, ठीक है, जो इसके ऊपर क्या होगी? इनकम जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है,
उसको आपको पे करना है, उसको ये क्या वर्ड यूज करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बोलते हैं कैपिटल जो मैं आपकी यूज कर रहा हूं उसके ऊपर मेरी कॉस्ट क्या आ रही है, और ये जो इन्वेस्टर है ये उसको इनकम को बोलता है मेरी रिटर्न कितनी आई है। तो अगर एग्जामिनर वर्ड रिटर्न बोलता है कभी, तो इसका मतलब वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बात करता है तो इसका मतलब वो कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। बात सेम होती है बट एंगल अलग अलग है उस केस में। अब जो कमा कर देंगे तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी होगी, इक्विटी पे डिविडेंड देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी होंगे, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर भी होगा, कॉस्ट ऑफ लोन भी होगा, सब कुछ होगा। तो हम क्या करेंगे, हर सोर्स की अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जो हम अब सीखने लगे हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, उनका एवरेज करेंगे, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उनका वेटेड कर रहे हैं, एवरेज, तो उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम उसको बोलेंगे। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज और देख लेते हैं सर। अच्छा, तो आपने मुझे क्या बोला, जो शेयर्स हैं वो कौन से होंगे बोलो, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, उसके ऊपर कंपनी क्या देगी, डिविडेंड। और डिविडेंड क्या होना चाहिए बोलो, पोस्ट टैक्स। डिविडेंड जो देते हैं वो टैक्स के बाद होता है, ये बात हम कई बार बोल भी चुके हैं, सबसे पहले टैक्स पे करते हैं उसके बाद डिविडेंड आता है। और जो डिबेंचर होंगे या लोन्स होंगे उसके ऊपर क्या देगी बोलो, इंटरेस्ट, और वो आइटम क्या होगी बोलो, प्री टैक्स, टैक्स से पहले होता है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स आज न्यू है, तो सर ये प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स की बात कैसे हो सकती है, एक बार इसको भी बता दो, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने तो चैप्टर पहले वाला करा हुआ है उनको तो नॉलेज है, बाकी स्टूडेंट एक बार इस पॉइंट को देख लो कि टैक्स जो मैं बोल रहा हूं प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स, वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा, उस बात को भी सर डिस्कस कर दो। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं बोलो, सेल में सबसे पहले क्या लेस करते हैं बोलो, वेरिएबल कॉस्ट। जो उस यूनिट को बनाने की कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वो लेस हो गई। उससे क्या आएगा बोलो, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसमें से क्या लेस होती है सर, फिक्स्ड कॉस्ट। अब आपका वेरिएबल कॉस्ट भी लेस हो गया और फिक्स कॉस्ट भी आपकी लेस हो गई। तो कंट्रीब्यूशन लेस करने के बाद जो आता है इसको बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या इसको PBIT भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसका एक नाम और भी था, क्या बोलते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेशन से इतना प्रॉफिट हुआ है। इसमें से क्या लेस करेंगे, EBIT में से इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, EBT, उसमें से क्या लेस करेंगे, EAT। इसका काम मेरा अभी नहीं है, ये हम चैप्टर में कर चुके हैं, मैं सिर्फ एक मैं प्री और पोस्ट की बात समझा रहा हूं यहां से, इसलिए इसको स्पीड से लिख रहा हूं। टैक्स क्या आ गया बोलो, EAT। अब इसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आपने मुझे नाम दिया था अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और उसी में से इक्विटी शेयर देंगे मतलब डिविडेंड देंगे। तो आपने मुझे क्या बोला, जो प्रेफरेंस डिविडेंड है चेक करो, ये क्या हो रहा है बोलो, पोस्ट टैक्स दे रहे हैं, और जो इंटरेस्ट है वो टैक्स से पहले दे रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं इंटरेस्ट क्या है, प्री टैक्स है। क्लियर? चलो एक काम करो, आपको इसमें से जो कोई बात पहले कवर अप करनी है, नोट करनी है, उसको नोट करेंगे। क्लियर? जल्दी से फिर मैं इसकी थ्योरी आपको लिखवाना स्टार्ट करता हूं। आपने चैप्टर की हेडिंग डाली है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसमें से जो नोट करना है पहले वो नोट करेंगे, थोड़ा स्पीड से नोट करेंगे, फिर मैं कंसेप्ट पहले आपको थ्योरी लिखवा के फिर हम उसको प्रैक्टिकल में मूव करते हैं। मैक आप मुझे कह रहे हैं कि डिविडेंड को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे। देखो
कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मैंने बोल रहा हूं कि कैपिटल के तो बहुत सारे सोर्स है ना जहां से वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डिविडेंड जो हम पे कर रहे हैं वो किसका पे कर रहे हैं? इक्विटी शेयर पे, तो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। ऐसी जो प्रेफरेंस शेयर को पे करेंगे बोलोगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ लोन। मतलब हम जो कैपिटल के अलग अलग सोर्स हैं उनके अलग अलग कॉस्ट निकालेंगे। तो अब मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट करना है कॉस्ट ऑफ लोन, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। और जब सबकी अपनी अपनी कॉस्ट निकल जाएगी फिर उनको एवरेज करेंगे और उसको बोलेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिविडेंड उसका एक पार्ट है, डिविडेंड तो रिटर्न का नाम है। कोई बात नहीं, जो भी क्वेरी आ रही है पूछ सकते हैं साथ साथ, और इसमें से जो नोट करना है वो स्पीड से नोट करते जाएंगे सारे। हाँ जी, चलो अब लिखना शुरू करेंगे। पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है उसकी थोड़ी थ्योरी लिखना शुरू करेंगे, जो मैंने पॉइंट बोले हैं लिखेंगे। द कंपनी यूज फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। कंपनी यूज फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, फुल स्टॉप। These are equity share capital. These are equity share capital, comma preference share capital, loans and debentures. कंपनी क्या करती है? वेरियस जो सोर्स है उससे अपने कैपिटल को यूज करेगी। वो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन या डिबेंचर कुछ भी हो सकते हैं। Full stop. Each source of fund has its cost. The company pays interest. The company pays interest. Pay करती है company pays interest for loans and debentures. Full stop. It pays dividend, pays interest for loan and debenture. लोन और डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। Full stop. It pays dividend on equity share and preference share. It pays dividend on equity shares and preference shares. Full stop. The interest is treated as an item of expense in P&L account. The interest is treated as an item of expense in P&L account. जो इंटरेस्ट है वो P&L अकाउंट का एक्सपेंस मानते हैं। फुल स्टॉप। इट इज सब्जेक्ट टू टैक्स।
मतलब उसमें से भी टैक्स लेस होना होता है. इट इज सब्जेक्ट टू टैक्स. It is subject to tax whereas the dividend is provided out of post tax profit. Dividend is provided out of post tax profits. Full stop. It is appropriation of profit. It is appropriation of profit. Full stop. The cost to the company. The cost to the company for each source. The cost to the company for each source of fund. Each source of fund is calculated. हमें हर सोर्स की अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, कॉमा देन द अमाउंट यूज्ड फ्रॉम ईच सोर्स is treated as weighted weights and weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital is calculated. मतलब हर सोर्स की अपनी जो उस कैपिटल होगी उसको वेट यूज करेंगे और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कैलकुलेटेड. कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एक बारी प्लीज इस पैराग्राफ को रीड करो, फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं. चलो, कोई डाउट तो नहीं है पैराग्राफ पे? डन. चलो, अगर हो चुका है तो हेडिंग आनेंगे कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ब्रैकेट में लिखना लोन. कॉस्ट ऑफ डेप्ट या ब्रैकेट में लिख सकते हैं लोन्स. हाँ जी, बताओ आप डेप्ट के ऊपर या लोन के ऊपर क्या पे करते हैं? बोलो. इंटरेस्ट. और मैंने क्या बोला, वो प्री टैक्स है तो हमें क्या करना उसको पड़ेगा, पोस्ट टैक्स में चेंज करना पड़ेगा. अब क्यों करेंगे वो मैं आपको रीजन बताता हूं. तो आप पहले इसकी एक लाइन लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ डेप्ट ब्रैकेट में लोन फंड इज नॉर्मली इक्वल टू पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट, दैट इज इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट. चलो, मैं भी आपको समझा दूंगा ये क्या चीज है. 2 मिनट वेट करेंगे, मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले को भी हम डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा इसको.
हाँ जी, चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। इसको छोड़ दो, ये क्या चीज लिखी है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, आप नोट मत करना, पहले के एग्जांपल से बेस बना रहे हैं। देखो क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा जो अमाउंट ऑफ लोन है, अमाउंट ऑफ जो लोन है वो 5 लाख का है, इंटरेस्ट उसके ऊपर जो रेट चल रहा था वो 14% है, और जो टैक्स है वो 40% है। और मैं आपसे सिर्फ पूछता हूं कि मुझे कॉस्ट ऑफ लोन बता दो, कि मतलब जो लोन के ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा वो कंसर्न की कॉस्ट क्या होगी। सामने वाली पार्टी तो यही बोलेगी 14% की रिटर्न है, उसको तो इंटरेस्ट मिल रहा है 14%, तो इन्वेस्टर तो यही बोलेगा 14% in रिटर्न है, बट कंपनी की वो 14% कॉस्ट नहीं होती, ऐसा क्यों? चलो जरा देखो, अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप मुझे बोलो, अगर आपने लोन लिया हुआ है 5 लाख का, इंटरेस्ट 14% है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? सर 5 लाख के ऊपर 14% इंटरेस्ट देना है, इसका मतलब 70,000 का मेरे को इंटरेस्ट पे करना होता है। बिल्कुल क्लियर यहां तक? और इंटरेस्ट कहां पर आता है? अभी बताओ इंटरेस्ट कहां पर आता है? पीएनएल अकाउंट में आता है, अभी आपने मुझे बोला। प्लीज मैं अभी क्वेरी को रीड नहीं कर रहा, थोड़ी देर वेट करेंगे, जब मैं कंसेप्ट बना रहा हूं तब तक क्वेरी को थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, जब मैं बोलूंगा ना कोई क्वेरी है तब टाइप करो। व्हाट्सएप मत करो मुझे प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? सारी क्वेरीज फिर आपको लगेगा सर इग्नोर कर रहे हैं, अभी पहले कंसेप्ट के टाइम पर क्वेरी नहीं करेंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बोलो? 5 लाख का 14% कितना आ गया? 70,000। और आपने बोला ये 70,000 कहां आएगा? पीएनएल अकाउंट में। कहां पर? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, क्योंकि सर कंपनी तो इंटरेस्ट पे करेगी और अकाउंट्स का रूल होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपने 70,000 का पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया। अगर 70,000 का पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया है तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। मतलब सोचो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में अगर आप एक्सपेंस लिखते जा रहे हो तो प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो टैक्स की भी तो सेविंग हो रही है। इसका मतलब आप डायरेक्टली क्या बोलते हैं, जितनी आइटम पीएनएल अकाउंट में डेबिट होती हैं वो सारी की सारी आइटम टैक्स सेव करती है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये इंटरेस्ट 70,000 का पीएनएल अकाउंट में डेबिट हुआ तो मैं कह सकता हूं टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट कितनी हुई? 70,000। जब हमारा नेट प्रॉफिट कम हो गया, 70,000 मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया, तो उसके ऊपर 40% टैक्स बच गया। कितने का? 28,000 का टैक्स नहीं देना पड़ा। मतलब अगर ये इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट में डेबिट ना होता तो नेट प्रॉफिट 70,000 से बढ़ जाता, और नेट प्रॉफिट अगर 70,000 से बढ़ता तो उसके ऊपर 40% टैक्स पे करता। इसका मतलब ये इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट में डेबिट लिखने से मेरा 28,000 का टैक्स सेव हो गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरी इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या आई, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, सर 70,000 पे करना था, 28,000 उसने सेव कर दिया, तो इनडायरेक्टली मेरे को कॉस्ट तो 42,000 की आई ना। जो मैंने लोन लिया उस लोन के ऊपर 70,000 कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे। इन्वेस्टर को तो 70,000 मिल गया, इन्वेस्टर तो बोलेगा मुझे 14% रिटर्न मिल गई। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के लिए मैं बार बार इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। आपको अपना एंगल फिक्स करना पड़ेगा कि हम एंगल कहां ले रहे हैं। तो कंपनी बोलती है 70,000 का तुझे इंटरेस्ट पे करा, बट तेरे इंटरेस्ट देने से 28,000 मेरे क्या हो गए? सेव हो गए। तो कंपनी को तो नेट कॉस्ट कितनी पड़ी? 42,000। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कॉस्ट ऑफ लोन पूछूं, अच्छा कॉस्ट को डिनोट करते हैं के से, तो इसको लिखूंगा के एल, कॉस्ट ऑफ लोन है ना, इसलिए के एल, डेप्ट होता तो के डी, इक्विटी होता तो के ई, प्रेफरेंस शेयर होता तो के पी। कॉस्ट के है, बाकी जैसा नाम होगा वैसे लिखेंगे। तो आप मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ लोन कितना आया? सर 42,000 पे करना पड़ा नेट। कितने के लोन के ऊपर? 5 लाख के लोन के ऊपर। तो प्लीज डिवाइड करके देखना, 8.4% आ रहा है। तो दिखने में वो कॉस्ट 14% है, बट इनडायरेक्टली वो कॉस्ट कितनी आ रही है बोलो? 8.4%। मतलब एक नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में मैं यही समझाऊंगा। क्लियर? हाँ, ऑलवेज कॉस्ट को परसेंटेज में डिनोट करते हैं क्योंकि इंटू 100 लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। चलो 14% रिटर्न या जो भी। अच्छा सर एक बात बताओ, ये तो एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज है, जो हम किसी को भी समझाना हो, एक इन्वेस्टर को, जब हम कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे, हमारे को कई मीटिंग्स अटेंड करनी है, तो उसमें हम ये सजेशन देंगे। बट आओ अब हमारे लिए थोड़ा एडवांस देखो,
ऑल्टरनेटिव, मुझे क्या करना था, कॉस्ट ऑफ लोन निकालना है। और आपने मुझे क्या बोलता, कॉस्ट ऑफ लोन क्या है, प्री टैक्स है, मतलब इंटरेस्ट प्री टैक्स है, उसको क्या करो, पोस्ट में चेंज कर दो। तो आप मुझे बोलेंगे सर देखो इंटरेस्ट जो रेट है उसी में से 1 माइनस टैक्स माइनस कर दो, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 40% टैक्स की सेविंग है, तो इनडायरेक्टली इंटरेस्ट के ऊपर तो 60% ही पे करना पड़ रहा है ना हमारे को। तो आप मुझे क्या बोला, बोलो इंटरेस्ट रेट कितना 14, उसमें 40% टैक्स सेव हो गया, चेक करके देख लो तब भी 8.4% ही आ रहा है। तो 14 के ऊपर 40% टैक्स देने के बाद नेट कितना हो गया, तो यही तो आप मुझे लिखवा रहे हो। अभी ऊपर हेडिंग क्या लिखी थी, मैंने कहा था नेट ऑफ टैक्स करो, मतलब इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स करो। तो हम पूरी स्टोरी तो एक नॉर्मल लेमैन को समझाते हैं, बट जब भी हमारा प्री टैक्स होगा हम उसको क्या करेंगे, पोस्ट टैक्स में चेंज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना, जितना इंटरेस्ट है उसमें से क्या करा 1 माइनस टैक्स कर दिया, तो नेट ऑफ टैक्स जो मुझे कॉस्ट पड़ रही है वो कितनी दिख रही है, 8.4। समझने के लिए तो आप वैसे भी तो समझ सकते हैं, जैसे मर्जी समझो। सर 14% जो था उस 14% के ऊपर 40% टैक्स की सेविंग हो गई, तो 14 के ऊपर इनडायरेक्टली हमें देना तो 60% ही पड़ रहा है ना। तो फॉर्मूला बना इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स। वो क्यों बन रहा है वो फॉर्मूला आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्लियर। हाँ जी, अब बोलो अगर अब क्वेरी है तो प्लीज मैसेज करेंगे और अब इसको नोट करेंगे। अब आप इसको नोट कर सकते हैं कंसेप्ट को, और अगर अब कोई क्वेरी है तो टाइप करो। हाँ जी, डन सबके साथ। मान लो कोई डाउट नहीं है। चलो अब
ऐसे ही मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं तुमसे, कहने डन सर, अब हेडिंग डालो आप, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जिसको हम डिनोट करेंगे के डी से, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। आप बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो, आपने मुझे क्या बोला, देखो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट पे करूंगा, उसमें क्या करूंगा 1 माइनस टैक्स रेट, तो मेरे को नेट कॉस्ट तो आपकी इतनी पड़ेगी। आपने मुझे फॉर्मूला क्या बोला, डिबेंचर हो चाहे लोन हो, इसलिए यही बोला। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट पे करूंगा 1 माइनस टैक्स, इतना पे करूंगा अगर तू मार्केट प्राइस पर डिबेंचर इतने में मेरा डिबेंचर परचेज करेगा। मतलब मैं तेरे को इतना कमा के दूंगा अगर तू मेरा डिबेंचर इतने में परचेज करेगा, और इनटू क्या करूंगा 100। तो फॉर्मूला क्या बना बोलो, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट। अच्छा एक क्वेरी और सुनो यहां से, फिर तुमने बोला अगर मेरा मार्केट प्राइस 100 ही हो, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर उस केस में हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट। एक बार दोबारा बोलता हूं, अगर वैसे हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, नेट मैं तुम्हारे को इतना पे करूंगा डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर डिबेंचर, अगर तुम मेरा डिबेंचर इतने में खरीदेगा, इंटू 100। और अगर मार्केट प्राइस 100 हुआ तो ये कैंसिल हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, इफ मार्केट प्राइस 100 ना हो तो फॉर्मूला ये रहा, और मार्केट प्राइस अगर 100 होगा तो ये फॉर्मूला है। चलो पहले आप इतना नोट करो, मैं अभी इसको और एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसको अभी और एक्सप्लेन करता हूं, एक पॉइंट और आएगा। हाँ जी, तो सर क्वेश्चन देखेंगे अब इसका। किसी को कोई डाउट है तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर क्वेश्चन में। कहने कवर है सर, चलो आप करोगे ना। अच्छा एक मिनट, पहले एक क्वेरी तो जो मैं पूछना था, मुझे शिवम पूछ रहे हैं सर आपने ना यहां पर तो क्या लिखा है, यहां पर तो आपने क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, और यहां पर आपने इंटरेस्ट रेट लिखा है। जब रिवीजन कर रहे होते हैं ना तब ये डाउट आते हैं, फिर मुझे मैसेज आ जाते हैं सर आपने शायद क्लास में गलत लिख दिया, यहां पर तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है और यहां पर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यहां पे इंटरेस्ट का रेट है 10%, 12%, 14%। वो देखो उसने कॉपी में गलत लिख दिया। हाँ बता सकते हो ऐसा क्यों, रीजन बताओ मुझे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं शिवम। शिवम कह रहे हैं सर यहां पर इंटू 100 कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पर अमाउंट लिखेंगे तो इंटू 100 करें तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, जबकि हम यहां पर इंटू 100 नहीं कर रहे, इसीलिए मुझे परसेंटेज में लिखना पड़ेगा क्योंकि आंसर परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। हाँ ये परसेंटेज में होगी, इसीलिए इंटू 100 भी नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज है। और यहां पर अमाउंट इसलिए लिख रहे हैं सर यहां इंटू 100 ना करके परसेंटेज कर दूं,
तो सर परसेंटेज के ऊपर इंटरेस्ट होना निकलता है, ये अमाउंट होगा ये भी तो अमाउंट होगा, दोनों का बेस तो सेम रखोगे, इसीलिए यहां पर इंटू 100 करते हैं दोनों का बेस सेम करके। पक्का? चलो गुड। ये क्वेरी आती है स्टूडेंट्स को, फिर मुझे बाद में क्वेरी आने लग जाती है, तो आओ इसको भी डिस्कस कर लियो। चलो आपकी बारी। ये लो, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर 100 है, और मैंने आपको बताया जो इंटरेस्ट का रेट है वो 12 है, और मार्केट प्राइस पर डिबेंचर का चल रहा है कितना, कितना ले लेती हैं 120, ठीक है। टैक्स रेट 40% है। मुझे आप कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करके दिखाओ। पहले आपकी बारी, पहले मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप ट्राई करो। सेवन 7.2%। बताओ बाकी स्टूडेंट से प्लीज जल्दी क्या आ रहा है आंसर, टाइप करेंगे मुझे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चल शिवम आप मुझे बताओ, शिवम 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 इंटरेस्ट किस पे देते हैं, मार्केट वैल्यू पे या फेस वैल्यू पे? पक्का? कोई स्टूडेंट ये तो नहीं बोलता कि मार्केट वैल्यू के पर देने, फेस वैल्यू का एक ही तो टास्क है, इंटरेस्ट या डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए। तो आप मुझे बताओ अभी, अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 100 के ऊपर 12% इंटरेस्ट देती हो, इसका मतलब 12, और मार्केट प्राइस 100 नहीं है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर डिबेंचर इनटू 100। तो हम 12 का इंटरेस्ट देंगे, 40% टैक्स सेव होगा, ठीक है। और अगर तू मेरा डिबेंचर कितने का खरीदेगा, 120 का, तो कितना आ रहा है 7.2 120, हाँ 6% ही तो आएगा, 6% ही तो आ रहा है। सिक्स परसेंट ही है सर, शिवम को कंफ्यूज कर दिया। हाँ आपका गलत है, चलो जल्दी करेंगे। हाँ जी डन, सबका ठीक है। तो अभी आपने बेसिक से देखा कि अगर हमारा मार्केट प्राइस 100 नहीं था तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे यही पूछूं कि मुझे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर चाहिए, किससे डिनोट करोगे, केपी से, तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, उनके ऊपर तो इंटरेस्ट होना देती है, उनके ऊपर क्या देते हैं डिविडेंड, 1 माइनस टैक्स। हाँ सर आप गलत लिख रहे हो, डिविडेंड तो होता ही पोस्ट टैक्स है, तो उसको थोड़ा दोबारा पोस्ट में चेंज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना, अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय, इतना डिविडेंड दूंगा अगर मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। ये कब, इफ मार्केट प्राइस 100 नहीं है। बट एक बात और भी तो बताओ मुझे, आप मुझे ये भी तो बोल सकते हो इफ मार्केट प्राइस अगर 100 हुआ तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो सीधा हमारा जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बन जाएगा।
भाई अभी अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल कुछ बात नहीं कर रहा, बेसिक से शुरू करें। अभी सब लेके आऊंगा, रिडीमेबल भी लेके आऊंगा, सबकी लाइफ वगैरह सब कुछ कवर अप करूंगा। फर्स्ट क्लास में नहीं दिखा सकता रिडीमेबल और इरिडीमेबल को। चलो जल्दी से नोट करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं मुझे, नहीं है तो आप मुझे बताओ अभी तक की जो हमने बातें करी। चलो एक काम करो, पहले इसका भी क्वेश्चन कर ले। हाँ सर इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। डिविडेंड पर शेयर जो है, डिविडेंड पर शेयर आपका 12 रुपीज है, ठीक है, और मार्केट प्राइस पर शेयर आपको चल रहा था 150, और जो टैक्स का रेट है वो है 40%। मुझे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करके दिखा दो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करके दो। ठीक है, क्या बोल रहे हो मुझे फॉर्मूला? अमाउंट ऑफ डिविडेंड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100 कॉस्ट ऑफ, ये कितना 12 डिवाइड बाय 150, तो 8% आ गया सर। सर टैक्स रेट कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, मैंने कहा हाँ जी। तो आप मुझे बताओ अभी तक हमने क्या किया, एक और पॉइंट ले लो, ये लो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर भी ले लेते हैं। इसमें आपने मुझे बोला इफ डिविडेंड कांस्टेंट फॉर इनफाइनाइट पीरियड। वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि डिविडेंड इक्विटी का तो चेंज होता रहता है, इक्विटी का डिविडेंड फिक्स तो नहीं होता ना। अगर इक्विटी का डिविडेंड फिक्स हो तो क्या करेंगे, ठीक है, अगर इक्विटी का डिविडेंड चेंज होगा तो उस केस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर डिनोट करते हैं के ई से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के ई से। तो इफ डिविडेंड कांस्टेंट फॉर इनफाइनाइट पीरियड, तो इसका भी तो ऐसे ही बन जाएगा फॉर्मूला, बोलो अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड है बोलो मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। कोई चेंज थोड़ा ना आएगा सर, इक्विटी में तो चेंज तभी आता है जब डिविडेंड चेंज होता है। आप मुझे बताओ अभी तक जो हमने कवर अप किया है, आप क्या करते हैं, एक इसकी अभी समरी बनाते हैं, ठीक है, जो अभी तक हमने किया है इसी की एक समरी प्रिपेयर कर ले। मैंने कहा हाँ जी सर। देखो अब मुझे क्रक्स बताओ, अभी तक हम जो कर रहे थे कैपिटल जो हमारी होगी वो कौन कौन सी हो सकती है अभी तक के लिए,
अभी तक हमने बात करी एक तो क्या, कॉस्ट ऑफ लोन के लिए। कॉस्ट ऑफ लोन के लिए तो सीधे ही चलेंगे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, इतना देना पड़ेगा लोन का जो अमाउंट होगा उसके ऊपर, इनटू 100। और इसको डिनोट किससे करते हैं, के एल से। किससे डिनोट करेंगे सर, के एल से डिनोट करेंगे। एक फॉर्मूला तो हमने ये देखा है कॉस्ट ऑफ लोन का। दूसरा फॉर्मूला आपने मेरे साथ देखा है कौन सा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का। इसको डिनोट करते हैं के डी से। इसके हमने दो केस बना दिए, अगर मार्केट प्राइस 100 ना हुआ या मार्केट प्राइस अगर 100 हुआ तो क्या होगा। अगर मार्केट प्राइस 100 नहीं है तो फॉर्मूला बोलना, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय बोलो मार्केट प्राइस पर डिबेंचर इनटू 100। और अगर मार्केट प्राइस 100 है तो फॉर्मूला बोल दिया 1 माइनस टैक्स रेट करके, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स करके। दो केस बन गए। फिर आपने मुझे तीसरा बोला कौन सा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसको डिनोट करते हैं के पी से। इसके भी हमने दो केस बनाए। इसके हमने दो केस कौन कौन से बना लिए बोलो, मार्केट प्राइस अगर 100 नहीं है तो फॉर्मूला क्या बना बोलो, अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। और अगर बोलो मार्केट प्राइस 100 हुआ तो सीधा उस केस में क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ डिविडेंड है वही आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा। क्लियर, चलो नोट करेंगे इस क्रक्स को भी एक बार। लास्ट टाइम पे एग्जाम में ना जब रिवीजन करने बैठते हो तो यही चीजें आपको हेल्प करेंगी।
हाँ जी, क्लियर। चलो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको दूं करने के लिए, थोड़ा उस पर कोशिश करेंगे। ये लो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। कोशिश करो जितना समझ आ रहा है ना उतना कर लो। मैं तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं सर पहला क्वेश्चन ही हमें दे दिया करने के लिए। चलो आपके सामने है असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2, आप रीड करो, जितना समझ आता है उतना कवर अप करो। जितना समझ आ रहा है उतना करना शुरू करो। लोन है ना, मतलब डेप्ट है ना। सभी कैलकुलेट करेंगे और मुझे बताओ आंसर। कितना? 45%। मेरे को एक कभी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा देखो, आप मुझे बताओ, एक मिनट को मैं करता हूं, आपके साथ ही करूंगा, एक मिनट। आप मुझे बताओ सॉल्यूशन जो हमारा है वो कौन सा, आंसर नंबर 2। ठीक है, आप मुझे बताओ, उसने बोला जो हमने डेप्ट लिए हुए हैं वो 9 लाख के जो लिए हुए हैं, वो लिए हुए हैं कितने? 9 लाख के जो डेप्ट थे, जो 9 लाख के थे ना, इसमें अप टू 6 लाख 10% पे है, बियॉन्ड 6 लाख 15% पे है, यही लिखा है। तो आपने जो मुझे बोला 9 लाख में से अप टू 6 लाख 10% पे है, और जो बैलेंस 3 लाख बच जाएंगे वो 15% पे है। ठीक है, अब मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर मैं तुमसे इसके दो वे प्रेजेंट करने के, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पूछूं, तो तुम मुझे बोलेंगे अप टू 6 लाख के ऊपर देना पड़ेगा, 6 लाख का 10% कितना आ गया? 60,000, और बैलेंस 3 लाख के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा 15%, दैट इज 45,000। तो आपने जो टोटल इंटरेस्ट पे किया वो 1,05,000 पे किया, मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टोटल कितना आ गया? 1,05,000। अब टैक्स सेविंग बताओ मुझे, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट 1,05,000 के ऊपर कितने परसेंट था? 40% है, कितना? 42,000 एग्जैक्ट। ठीक है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ लोन होता है वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स
डिवाइडेड बाय लोन। हमने 1,05,000 का लोन लिया है, उस पे 40% टैक्स सेव है। लोन था कितने का? 9 लाख का। तो आप सॉल्व करके देखो, 1,05,000, 63,000, 63,000, 9 लाख, 7% आ रहा है आपका आंसर। सब चेक करके देख लो। चलो एक मिनट, अभी आप एक काम करो, पहले ये वाला वे नोट करो, पहले आप ये वाला वे नोट कर लो, फिर इसका एक ऑल्टरनेटिव भी करके दिखाता हूं। डन। आ चुका है सबका? किसी की क्वेरी अभी भी है तो मुझे बोलो। अब सर इसको एक ऑल्टरनेटिव भी तो कर सकते हैं, मैंने कहा बोलो। देखो ये लो, इसका ऑल्टरनेटिव देखो। अगर मैं तुमसे पूछूं कॉस्ट ऑफ लोन फर्स्ट कितने के लिए? 6 लाख के लिए, तो तुम्हारा फॉर्मूला होता है, बोलो, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स। कितने पे लिया था फर्स्ट 6 लैक्स को? 10 पे। तो 10 1 माइनस 0.4, इसका मतलब उनकी कॉस्ट तो 6% आ रही है पहले 6 लाख की। फिर आपने मुझे बोला बैलेंस जो 3 लाख थे उनकी थी 15, 1 माइनस 0.4 कितना आ रहा है? 9%। पहले जो आ रहे हैं वो 6% पे, अगले वाले आ रहे हैं 9% में इनडायरेक्टली। तो अब मैं अगर उनमें ये देखो एवरेज निकालना चाहूं कॉस्ट ऑफ डेप्ट, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? सर 6 लाख 9 लाख में से मिल रहे हैं 6% पे, बाकी जो 3 लाख हैं 9 लाख में से वो मिल रहे हैं 9% पे। 9 लाख में से 6 लाख है वो कितने? 6% मिल रहे हैं, और बाकी बचे हुए 3 लाख कितने? 9 लाख में से 9% मिल रहे हैं। सॉल्व करके देख लो, ये भी 7% ही आ रहा है कॉस्ट ऑफ लोन। आप हाँ डायरेक्टली नहीं कर सकते, दोनों का रेट अलग अलग है। हाँ तो इसको भी नोट करके देख लेना एक बार प्लीज, ऑल्टरनेटिव को। ऑल्टरनेटिव भी नोट कर दो।
हाँ जी, डन। ठीक है, तो एक काम करेंगे, अभी आप पहले यहां तक का रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इन्हीं के एडवांस क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। कोई भी डाउट आता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टीम को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्लीज।